Welcome students to another lecture, that is respiration. This is the second most important life process. We are studying the chapter life processes, class 10 biology. So now we will see what is respiration and how it happens. The topic starts with a question: what is the fate of food stored in each cell after nutrition? न्यूट्रिशन का मकसद क्या है? फूड इंटेक करना और उस फूड को ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई करके सेल के अंदर डालना, और अल्टीमेटली फूड खाना खाने का मकसद क्या था? एनर्जी गेन करना. ओके, लेकिन न्यूट्रिशन प्रोसेस में हम लोग कहीं पे भी नहीं पढ़े हैं कि फूड से एनर्जी गेन हुआ है. लास्ट में हम लोग क्या देखे थे? फूड डाइजेस्टेड हुआ है और डाइजेस्टेड के बाद एब्जॉर्ब हुआ है बॉडी के द्वारा, और उस एब्जॉर्ब फूड को सेल अपना साइटोप्लाज्म में मिक्स करके स्टोर करके रख दिया है. दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. लेकिन एनर्जी अभी भी नहीं मिला है हम लोगों को फूड से. यानी कि जो कहानी वहाँ पे अंत नहीं हुआ था, ये कहानी अभी भी बाकी है. तो न्यूट्रिशन का जो कहानी है उसको पूरा करने के लिए जो सेकेंड लाइफ प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन. द अनएंडिंग स्टोरी ऑफ न्यूट्रिशन इज अकम्प्लिश्ड बाय अनदर लाइफ प्रोसेस नेम्ड रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ के हम लोग देखेंगे वहाँ का जो कहानी है वो यहाँ पे अब पूरा हो चुका है. यानी कि जो एनर्जी स्टोर्ड है सेल के अंदर, उस एनर्जी को रिलीज कर दिया गया है रेस्पिरेशन के थ्रू. व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच इंटरसेलुलर फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड in presence or absence of oxygen to release the potential energy entrapped in it along with carbon dioxide and water. So respiration is a biochemical process because each and every living organism takes part. तो जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई एक्टिविटीज़ हो रहा है, उसको दैट इज कॉल्ड बायो. एंड केमिकल मीन्स यहाँ पे बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज़ हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है. दैट इज इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच इंटरसेलुलर फूड और ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड. उसको ग्लूकोज को जलाया जाता है. ओके, किसके प्रेजेंस में? ग्लूकोज को कैसे ऑक्सीडाइज किया जाता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ओके, अगर ऑक्सीजन डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन मिलेगा तो उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाएगा. और ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं मिलेगा तो ऑक्साइड कंपाउंड का ऑक्सीजन से, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन कंपाउंड से, वो भी नहीं मिलेगा तो सेल के अंदर जो एंजाइम्स होता है, एंजाइम की मदद से ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर किया जाएगा. और ग्लूकोज के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी एंट्रैप हुआ था, याद करो फोटोसिंथेसिस के टाइम में केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी इन डार्क फेज. तो उस पोटेंशियल एनर्जी को फिर से ब्रेक डाउन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, और उसके अंदर का केमिकल एनर्जी रिलीज किया जाएगा. उसके बाद केमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी को फिर से हीट और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है. ओके, तो इसलिए हम लोग जब रेस्पायर करते हैं, जब सांस छोड़ते हो, एक्सेल करते हो, तो नाक के सामने हाथ देके देखो कि गर्मी महसूस होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके हीट एनर्जी रिलीज किया जा रहा है. और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि बॉडी से बाद में रिलीज कर दिया जाएगा. नहीं फिर सीधा रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड रिलीज द एनर्जी इनसाइड stored which was stored inside the glucose. Okay, अब ये जो रिएक्शन है देखो गौर से, isn't it opposite to the reaction of photosynthesis? So we can say photosynthesis and respiration, these two are opposite process. यानी कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन को अगर रिवर्स मार दोगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वॉज कम्बाइंड इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी और सनलाइट, and glucose and oxygen was produced. Here what happened? Glucose is broken down by oxygen and produces carbon dioxide, water, and the energy which was entrapped during the time of photosynthesis, it is released. So here what happened? Respiration is a catabolic metabolism या catabolic reaction. यानी कि यहाँ पे सेल का जो ड्राई वेट है वो
लूज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और एनर्जी को रिलीज किया जा रहा है, अनलाइक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट तरह पे। नाउ respiration in unicellular organism is very simpler. In case of unicellular organism, the process is quite simple as because they intake oxygen through diffusion inside the cell directly from atmosphere or water, and then oxygen get utilized to oxidize cellular glucose, and then they remove the produced carbon dioxide through the process of diffusion. तो पहले diffusion क्या है हम लोग जान लेते हैं. Diffusion is a process of movement of particles or molecules from high concentration to low concentration. एक एमीबा को ले लो, ओके अब एमीबा को जब रेस्पिरेशन का जरूरत होगा, एमीबा का क्या कहाँ पे रहता है, एक एक्वाटिक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है एमीबा। तो एमीबा के सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और जिस वाटर में रह रहे हैं उस वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर है। तो डिफ्यूजन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो एमीबा का बॉडी के बाहर से अंदर के तरफ ऑक्सीजन मूव करेगा डिफ्यूजन प्रोसेस से, ऑक्सीजन जाके सेल के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसको फिर से डिफ्यूजन प्रोसेस से बॉडी से बाहर छोड़ दिया जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? It is not possible to supply oxygen to each and every cells through diffusion process from either it is aquatic organism or terrestrial organism. That's why they have respiratory system to supply respiratory gases to each and every cell and tissue. यानी कि हम लोगों का मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है, हम लोग का बॉडी में बहुत सारे सेल का लेयर है, बाहर से लेकर अंदर तक, और हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है ताकि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी मिल पाए। तो कैसे पहुंचाया जाएगा, उसके लिए हम लोगों का बॉडी में एक स्पेशलाइज सिस्टम होता है, जिसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको मदद करता है कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड, जो कि ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके हर एक सेल से वापस भेज देता है। दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस, बट द फंडामेंटल प्रोसेस इज सिमिलर टू एवरी ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, ऑक्सीजन इंटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, अब ये गैसियस एक्सचेंज करने के लिए जो पर्टिकुलर मशीन है, वो मशीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम लोगों में लंग्स होता है, हाँ, फिश में गिल्स होता है, तो इट मे बी डिफर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, बट द बेसिक प्रोसेस, बेसिक जो मुद्दा है कैसे कैसे होता है ये एक्सचेंज प्रोसेस, ये सब में एक समान है। नाउ विल सी द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन होता है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन और सिंपली जो बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि सेल के बाहर जो हो रहा है और सेल के अंदर हो रहा है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, इट डील्स विथ इंस्पिरेशन और इनहेलेशन ऑफ एयर, मतलब यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, एंड सेकेंडली एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर, जिसमें हम लोग मेनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। ओके, तो ये सेल के, ये जो गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, सेल के बाहर, हवा को अंदर खींचना और हवा को बाहर छोड़ देना। तो इसको अगर डिटेल लेवल में देखेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन 4 स्टेप में डिवाइडेड है। पहला स्टेप है पल्मोनरी वेंटिलेशन, उसमें क्या होता है, मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स, जब हवा को लंग के अंदर खींचा जा रहा है और लंग से बाहर छोड़ा जा रहा है। तो हम मतलब हवा जो वेंटिलेट हो रहा है, घर में वेंटिलेटर लगा हुआ रहता है, वेंटिलेटर से हवा अंदर बाहर करता है घर से, तो वही जब लंग के थ्रू हवा अंदर बाहर कर रहा है उस प्रोसेस को कहा जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकेंडली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई। अब लंग बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको कहा जाता है एल्वियोलाई। अब उस बैलून के साथ क्या हुआ है, ब्लड वेसल जुड़ा हुआ है, ब्लड कैपिलरीज। उस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड है, तो ब्लड एल्वियोलाई से गैस को इंटेक कर रहा है। ओके, तो एल्वियोलाई गैस को यानी कि ऑक्सीजन को हैंड ओवर किसके पास कर रहा है, ब्लड के पास।
तो ये जो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड स्टेप इज रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट। अल्टीमेटली एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को लेके ब्लड क्या कर रहा है, हर एक सेल के पास जाके पहुंचा दे रहा है उस ऑक्सीजन को, और हर एक सेल से ऑक्सीजन को लेके आ रहा है एल्वियोलाई के पास। तो गैस को जो कैरी करके ले जा रहा है ब्लड, चाहे वो ऑक्सीजन है चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट। एंड फोर्थली इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। अल्टीमेटली ऑक्सीजन को कैरी करके ले गया के ब्लड उस ऑक्सीजन को डिलीवरी कहाँ पे कर रहा है, हर एक सेल के पास, हर एक टिश्यू में, या तो हर एक टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, दैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड इट डील्स विथ 3 स्टेप्स, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETC और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, सेल के अंदर जो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने का जो प्रोसीजर है वो 3 स्टेप में होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। Here this is a schematic animated representation that actually what happens during the time of respiration. Here we can see we are taking breathing in and breathing out, यानी कि इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को और एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, ये अल्टीमेटली लंग है। हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 2 लंग से बना होता है। ओके, अब ये लंग का जो लंग को जूम करके दिखाया गया है यहाँ पे, लंग बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। दिस आर नोन एज एल्वियोलाई। बाद में हम लोग थोड़ी देर में स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं लंग का, उसमें हम लोग देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई से लंग बना होता है। और एल्वियोलाई दीज आर रिलेटेड और कनेक्टेड विद ब्लड कैपिलरीज। अब जैसे ही ऑक्सीजन आ रहा है एल्वियोलाई के पास, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है ऑक्सीजन को लेके कैरी करके लेते जा रहा है कहाँ पे, हर एक सेल के पास। ओके, यानी ऑक्सीजन ले जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस देके जा रहा है ब्लड। Now here we will see the differences between breathing and respiration. ब्रीदिंग में क्या होता है, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि ब्रीदिंग के लिए हम लोग को क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मशीन्स है, हम लोग का जो लंग्स है, हाँ, उसके द्वारा ऑक्सीजन को खींचा जा रहा है बाहर से अंदर और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जा रहा है। दैट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे एक मशीनरी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस। इन केस ऑफ ब्रीदिंग नो एनर्जी इज रिलीज्ड और रादर यूज्ड, ये एक मशीन से होता है, तो सेलुलर एनर्जी के साथ इसका कोई लेना देना है ही नहीं। बट रेस्पिरेशन के समय एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और बाद में ATP ब्रेक डाउन होके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ब्रीदिंग इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, यानी कि सेल के बाहर हो रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस, यानी कि सेल के अंदर हो रहा है। ब्रीदिंग में कोई एंजाइम का जरूरत नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसको अंजाम देने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स का जरूरत होता है। ब्रीदिंग कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स, यानी कि मूवमेंट ऑफ एयर जो है ये सारे ऑर्गन्स में नहीं हो रहा है, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन्स है, उसी के अंदर एयर मूव कर रहा है। वी आर इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, तो इसमें जो एयर इनहेल और एयर एक्सेल कर रहा है उसके लिए एयर बॉडी का सारे पोर्शन में नहीं जा रहा है, बट रेस्पिरेशन इट ऑकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब उस एयर से ऑक्सीजन को लिया जा रहा है, ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड पहुंचा रहा है किसमें, हर एक सेल में। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शन है सेल के अंदर, उस सब में हो रहा है, लेकिन ब्रीदिंग प्रोसेस वो सारे सेल में नहीं होता है।
Now we'll see the process of respiration or the types of respiration. Different organisms shows different types of इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन. किसी में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और किसी में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में. ओके, तो इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो 2 स्टेप में डिवाइडेड था, मेनली 3 स्टेप में डिवाइडेड था, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इसमें से जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो सेल का साइटोप्लाज्म में होता है, और जो सेकेंड जो स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप है, और सेकेंड जो स्टेप है ये सेल का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यानी कि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है. तो नॉर्मली क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म एयर में ब्रीदिंग करते हैं दे आर नोन एज एरोबिक ऑर्गेनिज्म. द ऑर्गेनिज्म हु ब्रीथ इन एयर, दोज हु आर इनटेकिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जो हवा से ऑक्सीजन ले रहा है उसको कहता है एरोबिक. ओके, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म का सेल का साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरुविक एसिड. ग्लूकोज को तो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड में ब्रेक डाउन किया जा रहा है, ग्लूकोज को तोड़ के ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, और इसके साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है. एनर्जी का कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, 2 ATP प्रोड्यूस हो रहा है. So after glycolysis, what happens? Glucose is converted into pyruvic acid and 2 molecule of ATP is generated. That is glycolysis. Okay. ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो होने वाला है वो देखेंगे, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. उसमें क्या होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़रूरत है, ऑक्सीजन का मेन यूटिलाइजेशन यहाँ पे होगा. तो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, जो पाइरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ ग्लाइकोलाइसिस के बाद, उस पाइरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज किया जाएगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसको रिलीज कर दिया जाएगा. ओके, और उसके साथ साथ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म होगा, दैट इज 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP फॉर्म हुआ, और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद कितना ATP फॉर्म हुआ, 36 ATP. तो टोटल जो ये जो प्रोसेस दिखा रहे हैं, ये जो स्टेप्स है, ये जो हिस्सा है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, और यहाँ पे टोटल 36 + 2 यानी कि 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर अ सक्सेसफुल एरोबिक रेस्पिरेशन. यानी कि 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज gives 38 molecule of ATP, that is equivalent to 686 किलो कैलोरी, 686 kcal. ओके, तो एक एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 ग्राम मोल ग्लूकोज से कितना ATP प्रोड्यूस होता है, 36 ATP, जिसका एनर्जेटिक वैल्यू होता है 686 किलो कैलोरी. अब हम लोग देखेंगे जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जो कि एयर में ब्रीदिंग नहीं करते हैं, तो वो लोगों को एनर्जी कैसे मिलता है. द फर्स्ट स्टेप और ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज सेम फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. तो ग्लाइकोलाइसिस सब में होता है. ओके, तो जो एयर में ब्रीदिंग नहीं करते उन लोगों को कहा जाता है एनएरोबिक. तो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में, यानी कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करने वाला, क्या करता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है. लेकिन कैसे, तो उन लोगों में भी पहले साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी कि कार्बन जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है, और एनर्जी के तौर पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे हुआ था एरोबिक रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता. जैसे कि बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, और कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट तो है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है उस सेल को. तो वो लोग क्या करेगा, तब ऑक्सीजन के एब्सेंट में इस पाइरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन उसका प्रोसेस कुछ अलग होता है. जैसे कि ईस्ट के बॉडी में क्या होगा, ईस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल ऑक्सीडाइज पाइरुविक एसिड
and it will produce ethanol or ethyl alcohol, and as a waste product it will produce carbon dioxide and it will release no energy in second step. जो एनर्जी पहले ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुआ था एटीपी का 2 मॉलिक्यूल वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एरोबिक में कितना हुआ, टोटल 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन एनारोबिक में 2 मॉलिक्यूल एटीपी से इसको खुश रहना पड़ता है। तो एनर्जी डिफरेंस कितना है देखो। तो ये जो जिस एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल प्रोड्यूस होता है उस एरोबिक रेस्पिरेशन को कहा जाता है अल्कोहल फर्मेंटेशन, ओके। और एक प्रोसेस दिखाया गया है एरोबिक रेस्पिरेशन का जो कि हम लोगों का मसल सेल में होता है या तो मिल्क में होता है। तो मिल्क में क्या होता है, पहले ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस सब में होता है, एरोबिक एनारोबिक सब में। तो पहला जो स्टेप है ये सब में सेम है, ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड एंड विल प्रोड्यूस 2 एटीपी एनर्जी, ओके, इन साइटोप्लाज्म। अब मिल्क के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जा रहा है लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से मिल्क का जो प्रोटीन है वो डिनेच्योर हो जा रहा है, यानी कि टूट जा रहा है और बना रहा है कार्ड, दही। और एनर्जी कितना बन रहा है, वही ग्लाइकोलाइसिस में जितना एनर्जी बना था 2 एटीपी। तो ये मिल्क में भी नहीं होता है, ये सिर्फ मिल्क में ही नहीं होता है, ये हम लोग का मसल सेल में भी होता है। जब हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मसल सेल में भी जो ग्लूकोज स्टोर होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मसल सेल के एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है और बनाता है लैक्टिक एसिड। और मसल सेल में जब लैक्टिक एसिड जम जाता है तो मसल में दर्द होने लगता है, जिसको हम लोग मसल क्रैम्प बोलते हैं। और इसी तरह से तब मसल एनर्जी गेन करता है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो उसको कहा जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और इसी तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करके एसिटोबैक्टर बोल के जो बैक्टीरिया होता है वो एसिटिक एसिड या विनीगर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो मिल्क में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था इसमें कौन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करता है। अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेयरएज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मेन जो रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन का मेन रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि एनारोबिक जो ऑर्गेनिज्म है उन लोगों में वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, या तो ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म में एंड प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट चेंज होते जाता है। डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। अगर ईस्ट में हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन तो एंड प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। अगर हम लोग का मसल सेल में हो रहा है तो बनेगा लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है मिल्क में तो बनेगा लैक्टिक एसिड। अगर एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है तो बनेगा एसिटिक एसिड। इन एरोबिक रेस्पिरेशन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, और जिसका एनर्जेटिक वैल्यू है 686 किलो कैलोरी। लेकिन इनके सब एनारोबिक वहाँ पे तो क्रेब्स साइकिल और ईटीसी हुआ ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 मॉलिक्यूल एटीपी प्रोड्यूस हुआ था वही बनेगा, उसके फर्दर कोई एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।